हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, अब तक हम पहले 4 चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके कुछ 20 क्वेश्चंस के अराउंड हम डिस्कशन करने वाले हैं। सजेशन रहेगा कि बिल्कुल जो लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आप जरूर करें। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आपको लगभग ऑब्जेक्टिव बेस्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा ही आसान चैप्टर है। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे। हालांकि हमारे पास केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी है, 2 या 3 या 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर अप किए जाएंगे। आज की वीडियो आपको गारंटेड पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ही अपना केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन है। क्या है? द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। ओके, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ दे रखे 1500 पीपल की होनी चाहिए उसमें। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच ए वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट मोर देन द प्रीवियस वन। तो देखिए, इस जो स्टेटमेंट में बोला गया है उसको थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये बोला गया है कि एक मान लीजिए ऑडिटोरियम हमें जो बनाना है उसमें ये तो है वो स्टेज, ठीक है, और इसके इस तरीके से जो है ना सीटिंग प्लान अरेंज की गई है कि ये मान लीजिए पहली रो है, सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है ना। और जो अगली रो है उसमें 10 सीट ज़्यादा हैं। मान लीजिए इसमें x हैं तो इसमें x प्लस 10 होंगी, और उससे जो नेक्स्ट होगी उसमें इस प्रीवियस से भी 10 ज़्यादा, यानी कि x प्लस 20। तो इस तरह से ये जो सीटिंग प्लान है वो तैयार किया गया है या करना है एक्चुअली, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, कि जो पहली रो है ना उसमें कितनी सीट है? 30, यानी कि यहाँ पर x नहीं, फिलहाल तो हमने समझने के लिए x बोला था। इसमें कितनी सीट्स हैं? 30 सीट्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी सीट विल बी देयर इन द 10th रो? तो देखिए, 10वीं जो रो होगी ये अपनी कौन सी है? फर्स्ट रो। इसको हम A1 बोल दें अपने AP के अकॉर्डिंगली, है ना, टर्म्स के अकॉर्डिंगली। ये A2 हो जाएगी। जो सेकंड रो है उसमें 30 से 10 सीट ज़्यादा है, यानी कि कितनी सीट हो गई? 40 से हो गई। और फिर A3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। दैट मीन्स कि जो हर एक रो है उसमें 10-10 का गैप चलता जा रहा है। तो हमें वो 10th रो में कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो फाइंड आउट करना है। बिल्कुल ही आसान तरीका है ना। तो यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए, पहले तो D निकाल लें कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स पहले तो वो मेंशन कर देते हैं, कितनी है? 1500, है ना। और नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो, इसको साथ साथ हम A1 बोल दें। फर्स्ट रो में कितनी सीट है? 30। एंड जो हमारे पास हर एक जो रो है उसमें कितनी सीट इंक्रीज होती जा रही हैं? 10-10 होती जा रही हैं। तो यहाँ पर हम उसको क्या बोल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस, है ना। वो कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 का है। तो इसको साथ साथ हम D नाम भी दे देते हैं, वो अपने पास 10, है ना। बढ़ती जा रही हैं तो 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ सीट्स इन 10th रो। तो 10th रो की नंबर ऑफ सीट निकालने का मतलब हमें A10 निकालना है ना। और A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 10 माइनस 1, यानी कि 9D। और A अपने पास क्या है? फर्स्ट रो। हमने इसको A1 बोला था, आप A भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है 30 प्लस 9 टाइम ऑफ D, कितना आ गया? 30 प्लस 90, यानी कि 120 सीट है। हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, है ना। सेकंड
सेकंड बी में क्या बोला गया है, फॉर 1500 सीट्स, ठीक है, हमें टोटल क्वांटिटी पता है, इन द ऑडिटोरियम हाउ मैनी रोज नीड टू बी देयर, तो कितनी रो होनी चाहिए। तो अब देखिए जो 1500 दिया गया है वो 1500 हमारे पास क्या है, टोटल क्वांटिटी यानी कि एसएन दे रखा है, नंबर ऑफ सीट्स का सम गिवन है ना। दैट मीन्स कि हमें इस बार एसएन गिवन है, तो हम एसएन वाला फॉर्मूला लेकर चलें। सो क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमें नंबर ऑफ रोज बतानी है, जैसे ये फर्स्ट थी, फिर सेकंड थी, फिर थर्ड थी, तो इस तरह की कितनी रो होंगी। सो हम रिक्वायर्ड क्वांटिटीज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। एस एन कितना है भाई, 1500 है। एन हमें निकालना है, ए कितना है 30, फर्स्ट रो में 30 सीट्स थी, एन माइनस वन, और डी कितना है 10। ओके, सो या तो आप 2 को इधर आके मल्टीप्लाई करवा लीजिए, या आप नोटिस करें तो ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे जो क्वांटिटी है वो 2 के मल्टीपल में है ही, है ना। तो हम ऐसा करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे सभी को। पहले ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 60, 10 को n से मल्टीप्लाई करें तो 10n माइनस 10, तो ये क्या बन गया हमारे पास, n बाई 2, ये बन जाएगा 50 प्लस 10n, है ना। अब ऐसा करते हैं, एक एक करके कर लीजिए आप, या तो 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए और फिर n से मल्टीप्लाई, या दोनों काम एक साथ कर लेते हैं, n बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 50 से ये 2 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 25, और n भी मल्टीप्लाई होगा तो 25n। 5 इस 10 को काटेगा, सॉरी 2 इस 10 को काटेगा तो 5 बचेगा, और n इस n से मल्टीप्लाई करेगा तो n स्क्वेयर हो जाएगा। तो अब इस 1500 को, चलिए एक काम और करते हैं, अभी अभी नोटिस किया, देखिए ये भी 5 के मल्टीपल में है, ये भी 5 के मल्टीपल में है, ये भी 5 के मल्टीपल में है, सभी में से 5 डिवाइड कर दें। सो 5 से 15, 5, और ये सिंगल रह जाएगा, है ना। अब इस 300 को उधर ले जाते हैं, तो n स्क्वेयर प्लस 5n, तो एज इट इज़ 300 उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ 0। अब देखिए हमें 300 बनाना है, और फैक्टर 2 का डिफरेंस 5 आना चाहिए, और प्रोडक्ट 300 आना चाहिए। तो एक काम क्या करें, 5 के करते हैं मल्टीपल में 36, फिर 5 से करते 12, 12 60 होता है ना, फिर 3 से कर दे 12, ये 2 और 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो एक इनका लेकर चले तो पाती है 15, 5 दूनी 10 और 2 20, अच्छा 20 और 15, देखिए ये आ गए, यहाँ से 15 बन रहा है और यहाँ से 20 बन रहा है, बस तो ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो 20n और एक 15n, है ना। तो पॉजिटिव 20 लेना पड़ेगा क्योंकि हमें प्लस का 5n चाहिए। तो देखिए एक हमने n कॉमन लिया तो n प्लस 20, और यहाँ से माइनस 15 कॉमन लें जब जाके n प्लस 20 आएगा, तो हमारे पास 2 फैक्टर क्या आ गए, n प्लस 20 और n माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम n की वैल्यूज निकालेंगे तो क्या क्या आएगी, -20 और 15, लेकिन हमें पता है भाई नंबर ऑफ रोज है, और नंबर ऑफ रो n जो है नंबर ऑफ रो है, और वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, है ना। गिनने वाली चीज़ें कभी नेगेटिव कैसे हो सकती हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आया, सिर्फ 15 आ गया, यानी कि सेकंड जो बी पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, therefore there will be 15 rows, ठीक है। तो ये था अपना बी पार्ट। अब बी का जो और में है, ऑप्शन में दिया गया है, उसको लेकर चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, हाउ मैनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। तो ये कहता है कि भाई 10 रो में हमने सीट्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। पहली रो में कुछ सीट लगा दी, जैसे 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे ही करके 10 रो जो है वो हो चुकी है। और फिर कहता है कि बताइए कि 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं, ये जो 5 जो रो बचेंगी ना लास्ट की, इनमें कितनी सीट और होंगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यही पूछ रहा है, हाउ मैनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट, कितनी सीट और बच जाएंगी, टू बी पुट आफ्टर 10th रो,
कि 10 रो तक अगर सीट को फिलअप कर दिया जाए तो और कितनी सीट भरनी बाकी हैं। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा ये पता करेंगे कि भाई 10 रो तक टोटल कितनी सीट लग रही है। ठीक है, अब टोटल कितनी है, वैसे तो 1500, कितनी रोज में, 15 रो में, चांस की बात है 15 रो में ही 1500 सीट आ गई। तो 10 रो में जितनी सीट आएंगी मान लीजिए वो आ गई 1000, मान लीजिए बोला है, हमें नहीं पता एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, उस 1000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1500 में से, हमारे पास क्या आ जाएगा 500, यानी कि 10 रो पे सीट अरेंज करने के बाद 500 सीट और अरेंज करनी अभी बाकी हैं। तो अब हम ये और वाला काम करते हैं, और में अब हम क्या करने वाले हैं, S10 निकालेंगे, है ना। क्या होगा 10/2, 2a कितना अपने पास 30 प्लस n-1 यानी कि 9, और d कितना है 10। तो ये कितना आ जाएगा 10/2, फिलहाल एक बार 10/2 ही रहने देते हैं, और ये बन गया 60 प्लस 90, 10/2 ये कितना आ गया 150। ठीक है, सो काट ही देते हैं, चलो एक ही बात है, किसी को कैंसिल कर दीजिए, 5 15 75, 750 सीट आई है, यानी कि 10वीं रो तक सिर्फ 750 सीट जो हैं वो लगी थी। तो अब हमें आंसर क्या देना है, उसके अकॉर्डिंगली अब हम लिख देते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स स्टिल लेफ्ट टू बी पुट, ऐसा ही कुछ था ना, आफ्टर क्या है 10th रो। तो 10th रो के बाद और कितनी सीट्स की ज़रूरत पड़ेगी भाई, टोटल थी 1500 लगनी थी पूरे ऑडिटोरियम में, लेकिन 10वीं रो तक लगी कितनी, सिर्फ 750। तो बचे कितनी, ऑब्वियस सी बात है 750 सीट और बच गई, है ना। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका लास्ट पार्ट और करते हैं, क्या है, इफ़ देयर वर 17 रोज, अगर वहाँ पर 17 रो होती इन द ऑडिटोरियम, हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। तो मिडल रो में कितनी सीट होती, क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई। इफ देयर वर 17 रोज, हमने नोटिस किया भाई 1500 सीट लगाने के लिए तो यहाँ पर 15 रो है ना, जबकि अब ये 17, अब क्योंकि क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ पर इफ लगा दिया, यानी कि अब ये अपने अकॉर्डिंगली बस चेंज कर रहा है और कुछ दिक्कत नहीं है, यानी कि हमें 1500 को यहाँ पर निगलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ अब देखिए हमें मिडल रो फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसके लिए आपको एक स्टैटिस्टिक्स का लॉजिक जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। क्या है कि मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5, 5 ही रो है ना। तो सबसे मिडल रो कौन सी हुई, थर्ड। तो इसको कैलकुलेशन वाइज कैसे निकालोगे, आप 5 में 1 जोड़ोगे, इवन बनाओगे, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा 3, 3 आपकी क्या आ जाएगी, मिडल टर्म आ जाएगी, है ना। अब मान लीजिए आपके पास कितनी होते, 9 होती ऑड क्वांटिटी, तो उसके अकॉर्डिंगली अब मिडल टर्म कैसे निकालते, 9 + 1 / 2 यानी कि फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ रो जो है वो मिडल टर्म होती है ना। तो इसी लॉजिक की हेल्प से अब हमें मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है, कब, इफ नंबर ऑफ रोज कितनी हो, नंबर ऑफ रोज 17 हो, देन द मिडल रो किसके इक्वल हो जाएगी, 17 + 1 / 2 यानी कि 18/2, दैट मीन्स 9th रो, है ना। 9th रो हमारी मिडल रो हो जाएगी। सो 9th रो निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, a + 9 - 1 d यानी कि 8d, है ना। तो ये a कितना है 30, 8 टाइम ऑफ d कितना है 10, सो 30 + 80 कितनी आ गई 110 सीट्स आ गई, यानी कि मिडल रो में हमारे पास कितनी सीट होंगी, 110 सीट होंगी। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर एग्ज़ाम में 15 ही दे दिया जाए, कि अगर 15 सीट हैं टोटल, सॉरी सीट बोल गया, 15 रोज़ हैं तो मिडल में कितनी होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ चेंज हो जाएगी, है ना। 15 और 1 16, 16 का आधा हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। तो ये था अपना केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन।
आई होप अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इसलिए इसको इंक्लूड किया गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए आसान सा है, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग की जगह वेरिएबल यूज किया गया, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। क्या है? फाइंड द 15th टर्म ऑफ दिस एपी। अब इसको इन्होंने एपी तो बोल ही रखा है, दैट मीन्स कि ये अपनी क्या हुई, फर्स्ट टर्म हो गई, है ना। और डी कैसे निकालेंगे? डी हम निकालेंगे भाई सेकेंड टर्म जो कि ये है, उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो गई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, -2 प्लस का 7 प्लस का 5 आ गया। डी भी पता है, ए भी पता है, क्या निकालना है? 15th टर्म निकालनी है ना। ए 15, तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस 14d। ए कितना है भाई? एक्स माइनस 7 एंड 14, और डी कितना आया? 5। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 7 प्लस ये कितना हो जाएगा? 50 और 20 70, है ना। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस, सॉरी एक्स की वैल्यू बोल गया मैं, ये रिजल्ट क्या आ गया? एक्स प्लस 63, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, लेकिन जान करके एक ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड किया जिसमें रूट था, लेकिन आपको इसमें पेन तक चलाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो है ना रूट वाला पोर्शन देखते ही घबरा जाते हैं और नॉर्मली इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास 3 स्टफ जो फर्स्ट टर्म है उसमें 0 ऐड हो रहा है, फिर रूट, फिर 2√2, है ना। पहले तो सिंगल रूट था मल्टीपल में, यानी √2 के मल्टीपल में क्या था? 1, फिर √2 के मल्टीपल में क्या आया? 2 आया। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फर्स्ट टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसको 0 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, है ना। यानी कि एक एक करके जो रूट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, पहले 0 टाइम था, फिर 1 टाइम हुआ, फिर 2 टाइम हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? √2 के मल्टीपल में 3 होना चाहिए। इन्होंने नेक्स्ट टर्म ही तो पूछी है ना। तो देखिए अपने पास ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर आ गया, है ना। तो इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेशन वर्क करने की जरूरत नहीं थी, बस ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो जस्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल सकता है। सब कुछ दिया गया है, अब हमें निकालना गया है भाई ए एन फाइंड आउट करना है ना। तो पहले हम ए एन जो निकालना है उसका फॉर्मूला ही लेकर चलें। तो ये आ गया। अब देखिए इसमें हमें ए भी पता है, डी भी पता है, एन कहाँ से लेके आए? एन भी पता है, ये दे तो रखा है ना। तो अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं ए एन, ए की जगह चलो ए की वैल्यू रख दी, एन की जगह एन की वैल्यू रख दी जो कि कितनी है 50, और डी की जगह डी की वैल्यू रख दी, जो कि एक्चुअली गलत होता है, ठीक है। आपने देखिए राइट साइड में जो एन था उसको तो चेंज कर दिया, है ना, लेकिन जो ये लेफ्ट साइड में यहाँ जो एन है उसको तो चेंज नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ पर एन छोड़ रहे हैं दैट मीन्स कि ये क्या है, एक जर्नल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर क्या ये जर्नल टर्म हो सकती है? ये तो पूरा का पूरा कोई ना कोई एक रिजल्ट दे देगा हमें, है ना। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जैसा आप लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एन आपको जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है हर जगह चेंज करना है। तो इधर भी A50 कहलाएगा ये, यानी कि हमें 50th टर्म निकालनी है। ये कंफ्यूज करने के लिए ए एन दिया गया है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो A50 हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि कितना आ गया 5 + 49 × 2। आगे की कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, है ना। कितना आ जाएगा 98, और ये कितना बन गया 103। तो कहने को तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस छोटी सी बात के भी आपके कम से कम हाफ मार्क्स जो है ना वो बड़े आराम से जो है डिडक्ट किया जा सकता है। कम से कम क्या, एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो आपका डिडक्ट हो ही जाएगा, है ना। और ऐसे ही आप ये सोचे बस हाफ ही तो है, काफ़ी बच्चे सोचते हैं जिनसे मेरा इंट्रैक्शन होता है, तो ये नहीं सोचते भाई हाफ हाफ जोड़ जोड़ के अगर आप इसी तरह से छोड़ते जाएंगे तो कितने मार्क्स जो हैं आपके डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
और भाई आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें वीडियोस को, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है कि 6th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5 टाइम द फर्स्ट टर्म। ठीक है, कि भाई जो छठी टर्म है वो पहले टर्म के 5 गुना के इक्वल है। तो यहाँ से कोई ना कोई एक लिंक जो है वो बन सकता है। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट इस लाइन से एक रिलेशन हम बना ही लेते हैं। 6th टर्म यानी कि A6 इज मतलब इक्वल का साइन, 5 टाइम मतलब 5, मल्टीप्लाई किसमें, फर्स्ट टर्म में। और फर्स्ट टर्म हम नॉर्मली क्या मानते हैं, ए को मानते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एंड 11th टर्म, चलिए 11th टर्म लेकर चलते हैं। A11 exceeds twice the 5th टर्म by 3। एक्सीड यानी कि बढ़ रहा है, ज़्यादा है, किससे, यानी कि इक्वल आना है। 5 और सॉरी ट्वाइस द 5th टर्म यानी कि 5th टर्म के ट्वाइस से 3 ज़्यादा। तो देखो ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुई। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, फाइंड द 8th टर्म ऑफ दिस एपी। अब देखिए एपी में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, है ना। अगर ये पता चल जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हमें एक तरह से कोई ना कोई सुपर पावर मिल जाती है। भाई अब कुछ भी निकलवा लो हमसे, हम वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना। तो ए और डी निकालना है, तो दो इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं। तो यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करके हम ए और डी को फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो देखिए A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+5D, और यहाँ इज इक्वल टू 5A है ही। इधर भी हम ओपन कर लेते हैं एक्सप्रेशंस को। ये A11 क्या लिखा जा सकता है, A+10D, ये 2 टाइम ऑफ A+4D +3, है ना। सो इधर ऐसा करते हैं, A को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो वहाँ क्या बन जाएगा, 5D इज इक्वल टू 4A। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से A या D की वैल्यू निकाल के उसमें सब्सटीट्यूट कर दें, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है ना। सो ये बन जाएगा, देखिए 2A + 8D + 3। ठीक है, इसको अभी कंटिन्यू रखते हैं, या फिलहाल मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेंगे। A और 10D को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो A 2A से कैंसिल होकर कितना बचेगा, AK। 10D उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो 8D - 10D 2D बचा, और प्लस का 3 वहाँ ऑलरेडी है ही, है ना। तो अब ऐसा करते हैं, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लें या D की, A की ही निकाल लेते हैं। चलिए A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5, या एक काम करते हैं, देखिए एक काम और कर लेते हैं इसको एज इट इज़ कंटिन्यू ही रखते हैं। हम कंप्लीट एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों किया अभी पता चल जाएगा। देखो हमने सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ भी 4A है, यहाँ भी 4A बना लिया जान करके, ताकि ये जो वैल्यू है ना वो एज इट इज़ यहाँ शिफ्ट कर दी जाए। ठीक है, सो इसको 5D इज इक्वल टू 4A, इसको बोल देते हैं 1, और यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 5D - 8D + 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ मेंशन कर देंगे भाई कहाँ से आई, फ्रॉम 1 से। ठीक है, तो ये तो जितने ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क आप करते रहोगे तभी आपको ये सिंप्लीफिकेशन जो है बड़े आराम से कवर अप कर पाओगे। तो ये -3D + 12 इज इक्वल टू 0, -3D को उधर ले जाएं, +3D, तो ये D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के इक्वल आ गई। तो कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया। ठीक है, अब हम ऐसा कर लेते हैं, इस D की वैल्यू को 1 में रख देते हैं। पुट D इज इक्वल टू 4 in 1, तो ये 5 टाइम ऑफ 4 एंड 4A। तो सीधी सी बात है, देखिए 4 से 4 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के इक्वल आ गई। अब हमारे पास A भी है, D भी है, निकालना क्या है, 8th टर्म फाइंड आउट करनी है ना। देयरफॉर A8 किसके इक्वल हो जाएगा, A + 7D। सो A की वैल्यू 5 और 7, D की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 5 + 7 × 28 और 8 और 5 13, तो ये आ गई
33, है ना। तो यानी कि जो 8th टर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इस एपी की 33 के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन सिंपल था, बस कैलकुलेशन में आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं। कई क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेंगे लेकिन वो थोड़े से कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली लेंथी हो सकते हैं, जो कि एक्चुअल में हमारा एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या, टाइम, है ना। अपना टाइम ही खराब करवा देगा ये क्वेश्चन, तो हम बाकी क्वेश्चन कब करेंगे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस थोड़े से कैलकुलेशन वर्क यस इसमें एक्स्ट्रा है। हर एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट वे में नहीं हो सकता ऑब्जेक्टिव। हमें एक एसएन दिया गया है, एसएन की जर्नल फॉर्म दी गई है और इसकी nth टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए अब nth टर्म के बारे में एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ जो काफ़ी टाइम आपको हेल्प कर सकती है। क्या कि जो टर्म होती है ना अपनी, किसकी, एपी की, वो हमेशा किस फॉर्म में होती हैं, लीनियर फॉर्म में होती हैं। ठीक है, यानी कि आप कोई भी टर्म निकालो, अगर आपने कोई जर्नल टर्म दे रखी है किसी एपी की, तो वो हमेशा लीनियर फॉर्म में ही आपको मिलेगी। दैट मीन्स कि पावर आपको 1 देखने को मिलेगी। तो अब क्योंकि हमें nth टर्म निकालनी है तो बी पार्ट को तो आप देखते ही क्या कर सकते हो, काटा लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो n की पावर कितनी है, 2 है, तो ये तो nth टर्म हो ही नहीं सकती, है ना। बचे अपने पास अब ये 3 ऑप्शन। तो अब एक मजबूरी है, अब यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, एसएन की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले देखिए हम एक टर्म का सम फाइंड आउट करते हैं। एक टर्म का सम फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि भाई एक ही टर्म है, एक ही टर्म होने का मतलब क्या है, वही अपनी एक्चुअली फर्स्ट टर्म भी है ना। फिर चलिए हम 2 टर्म का सम फाइंड आउट करते हैं। अब ये 2 टर्म का सम क्यों निकाल रहे हैं भाई, देखते हैं क्या इसमें कंडीशन बनती है, उसके बाद बात करते हैं। ये बन गया 20 और 6 26। तो ये अपने पास 2 टर्म का सम आया। अब देखिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन। तो पहले टर्म के सम को तो हम S1 ही बोल सकते हैं, पहली और दूसरे टर्म के सम को हम S2 बोलते हैं। अभी देखिए कि अगर आप S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि पहली 2 टर्म के सम में से पहले टर्म का सम जो है घटा दें, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास क्या बचेगा, आपके पास A2 ही बचेगा ना, यानी कि सेकंड टर्म बचेगी। तो दैट मीन्स कि टर्म्स और सम के बीच में एक रिलेशन आती है जो कि ऐसी रिलेशन है। दैट मीन्स कि मान लीजिए आपको 10वीं टर्म निकालनी है, सॉरी अगर आपको 10वीं टर्म निकालनी है तो आप 10 टर्म के सम में से पहले 9 टर्म का सम घटा दो, ऑटोमेटिकली आपके पास 10वीं टर्म हाथ में रह जाएगी बस, है ना। अगर आपको 15वीं टर्म निकालनी है तो 15 टर्म के सम में से पहले 14 टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल से ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने पास अब देखिए क्या आ जाए, A2 भी आ जाए। अब A2 क्यों निकाला, D निकालने के लिए। भाई D कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो 18 माइनस 8 कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये A और D हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि A और D पता होगा तभी तो हम nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म का मतलब है an फाइंड आउट करना है, तो a प्लस n माइनस 1d। तो a की जगह a की वैल्यू रख दीजिए, n माइनस 1 d की जगह d की वैल्यू रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 10n माइनस 10, तो ये क्या बन गया, 10n माइनस 2, जो कि एक्चुअली किससे मैच कर रहा है, अपने C पार्ट से मैच कर रहा है ना। तो अगर आपको ये लॉजिक पता हो है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन को करने में काफ़ी डिफिकल्टी आपको आने वाली है। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको नॉर्मली इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आसान सा चैप्टर है और मोस्टली इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इतने बनने के चांस कम ही होते हैं, लेकिन बन भी सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज़ 5, एक ही चीज़ दी रखी है
तो हमें A18 माइनस A13 फाइंड आउट करना है, यानी कि 18वीं टर्म में से 13वीं टर्म को घटा दे तो क्या बचेगा वो फाइंड आउट करना है। कब काफ़ी बच्चे ये सोचेंगे भाई चीज़ तो हमें एक ही दे रखी है, अब ऐसे कैसे कैलकुलेशन क्या निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक उसी को लेकर चलेंगे। देखिए A18 माइनस A13 को लेकर चलिए, इसके जगह इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिए। भाई A18 क्या होता है A+17D, है ना। फिर A13 क्या होगा A+12D। तो अब ब्रैकेट ओपन करें तो आप नोटिस करेंगे कि आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है बेसिकली। ए से तो ए कैंसिल हो गया, तो 17D माइनस 12D 5D। अब देखिए हमें डी ही तो दे रखा है 5, कितना आ गया 25, यानी कि ऑप्शन डी अपना मैच कर गया। था ना सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला है। इसमें क्या है कि हमें ए दिया गया है, डी दिया गया है, यानी कि सारी पावर तो हमें दे ही दी गई है ना। अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे। तो हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, पहले 20 टर्म का सम निकालना है, यानी कि S20 निकालना है। ये क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये 2a, ए की जगह ए की वैल्यू रख दें, प्लस n-1 यानी कि 19, और डी कितना है 2, तो ये बन गया 10, और ये कितना आ गया 12, और 19 दूनी 38। तो ये कितना बच गया हमारे पास 26 बच गया होगा। तो ये आ गया 260। तो 260 कहाँ है भाई, डी ऑप्शन में है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, आसान सा है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम A51 to 100। अब देखिए इसी को में एक एडिट किया जा सकता है क्या। अब ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 51 एंड 100। तो दोनों में फ़र्क है। फ्रॉम 51 to 100 का मतलब क्या है कि हमें 51 भी इंक्लूड करना है और लास्ट में जाकर 100 भी इंक्लूड करना है। जबकि बिटवीन का क्या मतलब हो जाता है कि हमें 51 और 100 को छोड़ के जो बच गया उसको इंक्लूड करना है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, इन पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये अपना आंसर गलत करवा सकते हैं। तो हमें उन सब का सम फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए 51, 52, 53 अप टू 99 और 100 तक आपको जाना है। तो ये तो एक एपी है, सब में एक एक ऐड होता जा रहा है ना। तो ये एक एपी बन गई, जिसमें ए क्या है 51, डी क्या है वो भी एक है। क्यों, 52 माइनस 51 किसके इक्वल हो जाएगा, एक के इक्वल हो जाएगा। यानी कि आपको टोटल अब ये कितनी टर्म है 51 से लेके 50 तक। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हमें चेक करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है 51 से 100 तक टोटल 50 टर्म है। यानी कि निकालना क्या है, 50 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि S50, यानी कि 50/2 A+L वाला फॉर्मूला यहाँ मच बेटर रहेगा। अगर आपको एक एपी की पहली और लास्ट की टर्म पता हो ना, और आपको सम निकालना हो, तो आपके लिए कौन सा फॉर्मूला बेटर रहता है, A+L, L मतलब लास्ट टर्म वाला। तो यहाँ फर्स्ट टर्म भी पता है हमें और लास्ट टर्म भी पता है हमें, है ना। तो ये आ गया 25 और ये कितना आ गया 151। तो अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। सॉरी, आई होप आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आने के भी काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं। क्या है, इन एन एपी द लास्ट टर्म इज 28। तो नॉर्मली देखिए हम लास्ट टर्म को या तो एल से या ए एन से डिनोट करते हैं, है ना, जो कि कितना दे रखा है 28 दे रखा है, तो गिवन में आ गया। एंड द सम ऑफ ऑल जितनी भी टर्म है, ऑल द 9 टर्म्स, यानी कि हमें n भी दिया गया है कि n कितना है, n हमारे पास यहाँ पर 9 के इक्वल है ना। और उन सभी 9 टर्म्स का जो सम है वो सम भी दिया गया है, कितना है 144। दैट मीन्स कि हमें और क्या चीज़ दी गई है S9, जो कि कितनी है 144 के इक्वल। तो यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें वो फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो अभी अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम वही सेम लॉजिक यहाँ यूज़ कर लें क्या। Sn का जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ में Sn भी गिवन है 144, है ना, 9 टर्म्स थी, n जो है वो 9 थी। तो चलिए हाँ ठीक है, ये रख ही दिया हमने 9/2
ए हमें फाइंड आउट करना है और एल कितना अपने पास 28 है ना। तो अब ऐसा करते हैं, 2 को इधर शिफ्ट कर लें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 288 और ये 9a प्लस हमने क्या किया 9 को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि ब्रैकेट ओपन कर दी, ठीक है। तो 8 9 72, 2 और 9 2 18, 18 और 7 25, ये कुछ इतना कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो अब 252 जो है वो इधर आकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना बच रहा है भाई, 6 और 3 9a। तो ये देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के इक्वल आ गई, है ना, 9 चौक 36। तो a पता चल गया और यही तो हमारी क्या थी फर्स्ट टर्म एक्चुअल में जो निकालनी थी हमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी करके आए थे, आपको एक पैटर्न बताया था भाई, सम का जो जर्नल फॉर्मूला होता है उससे टर्म्स का कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो हमें सेकंड टर्म निकालनी है, तो बिल्कुल सेम वही तरीका, हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। सॉरी, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, एक ही टर्म का सम जो कि कितना आ रहा है 1 + 2 यानी कि 3, यही अपनी क्या बन गई, फर्स्ट टर्म बन गई, है ना। अब हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो सम है यानी कि दो टर्म का जो सम है वो निकालेंगे। तो 2² 2 × 2, सो 4 और 4 8 हो गया। तो हमें जो सेकंड टर्म निकालनी है तो कैसे निकलेगी, S2 - S1। तो S2 8 है और S1 कितना है 3 है, जो कि कितनी आ गई 5। तो यही अपना राइट आंसर हो गया, है ना। तो देखा आपने वो जो फॉर्मूला था वो काफ़ी हद तक यूज़फुल होता है। तो क्या था, उसको आप जर्नली क्या बना सकते हैं, an = Sn - Sn - 1, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कहता है कि हाउ मैनी टर्म, यानी कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, क्या निकालना है, n फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये पता चल गया कि क्या निकालना है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस AP मेक्स द सम 0, ठीक है, हमें सम जो है वो 0 बनाना है और ये एक डिक्रीजिंग टाइप की AP आप ध्यान देते हो, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, जो A है वो कितना है 18 है, D कितना है भाई 16 - 18 जो कि कितना आ गया -2 आ गया। हमने A भी निकाल लिया, D भी निकाल लिया। अब आप नोटिस करोगे हमें और कुछ दे रखा है, एक बार तो लगेगा कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन दे रखा है क्या, सम 0 दे रखा है, हमें सम 0 लेकर चलना है। तो अब यहाँ पे कोई नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं है, n फाइंड आउट करना है, तो हम इसको Sn ही लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमें कितना लेकर चलना है = 0। तो Sn का फॉर्मूला लगाएं, n/2 2a + n - 1 और d = क्या आ गया 0। अभी देखिए यहाँ पर आप इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। और एक और बात, अब देखिए नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो हैं वो 0 तो हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि इसको आगे बढ़ के नेगेटिव टर्म्स भी इंक्लूड करनी है ताकि वो पॉजिटिव वालों को ख़त्म कर सके। कहीं -18 भी आना चाहिए ताकि वो +18 के साथ कंबाइन होकर 0 बना दे, फिर -16 भी आना चाहिए, -14 भी आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से सोच के भी आप नोटिस कर सकते हो कि कुछ 18 एक टर्म तो बननी चाहिए यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि कैसे क्या। दैट मीन्स कि सिंपल सा लॉजिक मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ भाई, आप इस n को भी 0 की तरफ शिफ्ट करना चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं, उससे आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू रखी, n - 1 रखा, d की जगह d की वैल्यू रखी और n/2 को तो हमने ख़त्म कर दिया। तो ये कितना आ गया 18 दूनी 36 और ये क्या बन गया भाई, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। देखिए माइनस का 2n और माइनस माइनस ये कितना आ गया प्लस का 2 = 0। तो 2n को उधर ले जाएं और 36 और 2 38 और यहाँ हमारे पास कितना आ गया ये 19, यानी कि टोटल जो हैं इस तरह की 19 टर्म जो हैं वो हमारे पास बननी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली 0 को इंक्लूड नहीं किया तो इस वजह से 18 को लग रही थी। तो हाउ मेनी टर्म इज 19, ओके। देखिए नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हल्का सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है ये कुछ बच्चों के लिए। क्या है, देखिए विच टर्म ऑफ द AP विल बी -77। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है,
हमें एक चीज़ ये दे रखी है भाई, a जो है वो -2 है और जो d है वो कितना हो जाएगा -7 -2 यानी कि -5। अब हमें कौन सी टर्म जो है -77 होगी वो पता करना है, विच टर्म, यानी कि n निकालना है। तो हम a n = -77 ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए a + n - 1 d = -77 लेकर चले। a की जगह हमने a की वैल्यू रखी, n - 1 d की जगह d की वैल्यू रखते हैं, इक्वल टू ये आ गया। -2 को जब तक उधर शिफ्ट कर लें, जब तक हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस का 5n और माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा -75। अब ये प्लस का 5 भी उधर जाके क्या करेगा, माइनस का ही करेगा, मतलब माइनस ही होने वाला है। तो माइनस का 80, दोनों तरफ माइनस कैंसिल कर दीजिए। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से डिवाइड कर दें, है ना, 16 पंजू 80। तो n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई -70 तक पहुंचने की, यानी कि जो 16th टर्म है वो एक्चुअली हमारी कौन सी टर्म होगी, -77। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे गड़बड़ करेंगे क्या, हम फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू द टर्म -77। अब बच्चे यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हैं पता है, वो क्या निकालते हैं, S77 निकालते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप खुद भी सोच के देखिए कि उसने 77 टर्म नहीं बोला, ये -77 बोल रहा है। तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो माइनस में हो सकती हैं, नहीं हो सकती। वो ये कह रहा है कि भाई इसमें आगे बढ़ के जब माइनस का 77 आएगा ना, तो वहां तक जितनी भी टर्म हुई उन सब का सम कितना है वो इसने पूछा है। और वहां तक पहुंचते पहुंचते वो कौन सी पोजीशन पे आ गया था, 16th पोजीशन पर आ गया था। दैट मीन्स कि वो एक्चुअली S16 जानना चाहता है कि भाई उन 16 टर्म्स का सम कितना होगा। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। सो अब आपको 16/2, और देखिए अब आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट भी पता है, तो क्यों ना हम वो वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करें, a+l वाला, है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं इसको अब यहीं छोड़ रहा हूँ, सॉरी कैंसिल क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हाउ मैनी मल्टीपल्स, कई बार यहाँ पे मल्टीपल की बजाय क्या आ जाता है, हाउ मैनी नंबर्स डिविजिबल बाय, हाउ मैनी डिविजिबल्स ऑफ 4, जो 4 के मल्टीपल में या 4 से डिवाइड होते हैं, बिटवीन, देखिए वही चीज़ आ गई ना जो मैं बोल रहा था, जो 10 और 205 के बीच में 4 के मल्टीपल जितने भी हैं वो कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एपी बनाएंगे। सो एपी क्या होगी भाई, 10 के बाद 4 के मल्टीपल में कौन आता है, 12, फिर 16 एंड चलता जाएगा। और 205 से जस्ट पहले कौन आएगा 4 के मल्टीपल में, 204 आएगा। तो देखिए ये तो अपनी क्या हो गई, ए हो गई, और अपना डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 16 - 12 यानी कि 4 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, अपना ए एन हो गया। तो हम इसकी पोजीशन पता करना चाहते हैं, भाई तू बता तेरी कौन सी पोजीशन है, कौन से नंबर पे तू आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, a+n-1 d लेकर चलेंगे। इसकी जगह तो 204 है ही, a कितना अपने पास 12, n-1 और d कितना है भाई 4 है। 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करवा दें, जो कि कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा, है ना। और n-1, चलिए ब्रैकेट नहीं खोला, 4 से इधर डिवाइड ही करवा देते हैं, है ना। तो 4 चौक 16 और 4 अठे 32, तो n की वैल्यू देखो कितनी आ गई 49, यानी कि A इज़ द राइट आंसर। यानी कि टोटल 49 टर्म्स हैं ऐसी, ओके। देखिए इसी तरह का मिला जुला सा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो सेम नहीं है। एक क्वेश्चन पीछे हमने किया था जिसमें लास्ट टर्म भी गिवन थी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स का सम भी दिया गया था, है ना। लेकिन उसमें हमें टोटल क्वांटिटी बताई गई थी, भाई 9 क्वांटिटी थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, यानी कि हमें क्या क्या दे दिया, ए दे दिया, और क्या दे दिया, लास्ट टर्म दे दी, एलसीबी डिनोट कर सकते हो जरूरत पड़ेगी तो, और एस एन दे दिया जो कि कितना है 400। तो हमें नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन भी निकालना है और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी भी निकालना है। तो अब हम हेल्प किसकी लेंगे, अब हम हेल्प लेते हैं यहाँ पर थर्ड चैप्टर की। इस कंडीशन में कैसे, देखिए पहले ए एन को लेकर चलते हैं, खोल लें इसको, तो a n-1 और d
ये कितना है 45 है। ए की जगह देखिए ए की वैल्यू रखते हैं n-1 d इज इक्वल टू कितना है 45। सो यहाँ से n-1 d की वैल्यू कितनी आ रही है 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करें तो 40 आ गई। ठीक है, चलिए अब हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। तो Sn के फॉर्मूले में एक तो हमारे पास फॉर्मूला ये है n/2 2a प्लस n-1 d, और एक अपने पास वो a प्लस एल वाला फॉर्मूला ब्रैकेट में जब a प्लस एल हम लगा सकते हैं, है ना। सो कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, या तो एक काम ये कर लें भाई n-1 d की जो ये वैल्यू है वो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, ये वाली 40 उधर जाकर सब्सटीट्यूट हो जाएगी। ओके, पर क्या इससे आंसर आ जाएगा? लेट्स चेक इट आउट। n नहीं है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। सो इसको इसमें सब्सटीट्यूट करके देखें। चलिए सब्सटीट्यूट कर ही देते हैं। ऐसा करते हैं फ्रॉम 1 से n/2 टू a कितना है भाई 5 है, प्लस फ्रॉम 1 से देखिए हमने यहाँ पे 40 रख दिया, किसकी जगह n-1 d की जगह। ठीक है, n/2 ये कितना आ गया 10 और ये 40 कितना हो गया 50। 2 से इस 50 को कैंसिल करें तो 25। अब ये 25 दूसरी तरफ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब देखिए 25 चौके 100 होता है और हमें बनाना है 400, तो 4 चौक 16 आ गया हमारे पास। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो बताइए n पता चल गया, तो इस n की वैल्यू को हम यहाँ रख दें, d आ जाएगा हमारे पास बड़े आराम से, है ना। सो पुट n इज इक्वल टू 16 इन 1, तो कितना आ गया 16 माइनस 1 d इज इक्वल टू 40। तो यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 40/15। तो ये 5 से कैंसिल कर दें, 5 8 40, 5 3 15, 8/3 ये अपना d आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा आपको। क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी हमें फाइंड आउट करनी है। जो भी पहली नेगेटिव टर्म होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए a अपना कितना है 20 है, और d यहाँ पर ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में ही निकलने को मिलेगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा मतलब। तो देखिए 19 1/4 ये अपनी सेकंड टर्म है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 19 और 76 और 77/4 सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो ये बन गई 77/4, एलसीएम ले लेते हैं एक्चुअली, कितना आ गया 80। तो ये बन गया -3/4। तो देखिए अपने पास डी भी आ गया। ठीक है, अब हमें पहली नेगेटिव टर्म निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के बजाय सब्जेक्टिव में 2 या 3 नंबर में भी दिया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना पड़ेगा फिर वो, बस इतना फर्क पड़ेगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, आप ए एन को लेस देन 0 लेकर चलो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्या करेंगे, ए एन को लेस देन 0 लेके चलेंगे। अब बस आपको नॉर्मल जो प्रोसेस होती है वो अप्लाई करनी है। ए अपना कितना है 20 है, n-1 और d कितना है -3/4। अब देखिएगा पहले 20 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, सो -3/4 उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखिए -3/4 को अब उधर जब शिफ्ट करना है ना, अब यहाँ पर थोड़े से आपको ध्यान क्या रखना है। अब मैं मान लो शिफ्ट तो कर देता हूँ, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, माइनस का भी शिफ्ट किया है साथ में। अब जैसे ये देखिए मान लीजिए 3 छोटा है 4 से, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। चलिए माइनस का कर लेता हूँ क्योंकि माइनस में ही अपना क्वेश्चन है। अब मैं अगर ये माइनस उठा के 4 को दे देता हूँ तो भी क्या सेम साइन यहाँ चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। साइन जो है वो अब चेंज हो गया यहाँ पर। तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं किसी ऐसी इनइक्वलिटी में, तो आपको क्या करना होगा, साइन जो है वो चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई और बच क्या गया, ये बन गया अपना 80/3। माइनस का 1 उधर जाकर क्या होगा प्लस का 1। प्लस माइनस में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो प्लस माइनस में आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ रही है, एलसीएम लेके देखें तो ये अपने पास आ रही है 83/3। तो इसको हम थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो ये कितना बन रहा है, 3 दूनी 6, 3
21 और 2/3 कुछ इतना, यानी कि 27वीं टर्म जो है वो पूरी पूरी वैसे हमारे पास पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो 27 से जैसे ही नेक्स्ट टर्म होएगी वही हमारी क्या होगी, नेगेटिव टर्म होगी, है ना। तो 27 पॉइंट समथिंग कुछ आया है, एन क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई एन की वैल्यू 27 पॉइंट समथिंग से बड़ी होनी चाहिए, तो वो अपनी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो 27 पॉइंट समथिंग से अगली ही टर्म कौन सी होगी, ऑब्वियस सी बात है 28th टर्म, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हुआ यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट भी ऑब्जेक्टिव है, क्या है, इफ 6 टाइम द सिक्स्थ टर्म, चलिए लिखते हैं 6 टाइम द सिक्स्थ टर्म, ओके, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 9 टाइम्स द नाइन्थ टर्म, 9 टाइम्स द नाइन्थ टर्म, देन फाइंड इट्स 15th टर्म। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। a + 5d, ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ 9 टर्म यानी कि a + 8d, ओके, तो इसको ओपन करें तो 6a + 30d, और यहाँ से बन जाएगा 9a + 72d। तो इसको थोड़ा बहुत कैंसिलेशन वगैरह करते हैं। 9a को ऐसा करता हूँ उधर ले जाता हूँ तो यहाँ बच जाएगा -3a, और 30d को उधर ले जाते हैं तो वहाँ सब्ट्रैक्ट होके यहाँ बन जाएगा 42d। तो हमारे पास a की वैल्यू 3 को उधर शिफ्ट कर दें और माइनस को भी, 3 उसको काटेगा तो ये आ गया। तो a और d में एक रिलेशन बन गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें कहता है कि 15th टर्म निकालनी है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ कमी है, 15th टर्म निकालते हैं। तो 15th टर्म को हम a + 14d लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अरे वाह, चलिए बन गई बात। ये देखिए हम यहाँ से a की इस वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, -14d, जबकि प्लस में 14d तो हमारे पास पहले से ही था, दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या बच गए, 0 बच गया, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, d आ गया। तो कई बार हमें उलझा के रखते हैं, हम अगर यहीं तक बैठे रहते देखते रहते भाई कुछ कमी है, अब 15 टर्म निकालेंगे कैसे। 15 टर्म निकालने के लिए तो हमें a और d दोनों की अलग अलग वैल्यू चाहिए, जबकि अलग अलग तो कुछ कंडीशन आई नहीं थी यहाँ से, है ना। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इफ़ k 2k - 1 एंड 2k + 1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक लगातार आने वाली 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, किसकी, एपी की, है ना। तो k मान लीजिए ये अपनी a1 है, फिर 2k - 1 ये अपनी मान लीजिए a2 है, और 2k + 1 ये अपनी क्या है, a3 है ना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो यही हो गया। तो अब हमें यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में हम देखिए क्योंकि ये एपी की टर्म है तो इनका जो डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें, तो रिजल्ट तो सेम आना चाहिए ना। तो हमने उसको इक्वल रखा। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, 2k - 1 - k, और ये 2k + 1 - 2k और माइनस माइनस +1, यहाँ तो 2k आपस में कैंसिल हो गए, 2k - k प्लस का k, -1 उधर ले जाएं तो प्लस का 1 हो जाएगा, और एक यहाँ +1 और +1 पहले से ही थे, प्लस का 2, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के इक्वल आ गई। यानी कि जो बी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर है ना। देखिए ये ऑप्शन एक्चुअली क्वेश्चन जो है पीछे वाले कुछ क्वेश्चंस जो हम कर चुके हैं लगभग उससे रिलेटेड ही है। क्या है, इन एन एपी द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन। देखिए आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था भाई जो ए एन है वो अपने लीनियर फॉर्म में है, जर्नल जो फॉर्म है ना, लीनियर। तो हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल सा तरीका, देखिए जो भी हमें nth टर्म दे रखी होती है आप वहाँ से एक तो फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए और उसके बाद फिर सेकंड टर्म निकाल लीजिए। तो 4 दूनी 8, 8 और 5 13। तो वैसे बात है अब 2 टर्म आ गई, एपी की ये जनरल फॉर्म थी, है ना। तो हम डी कैसे निकालेंगे, a2 - a1 से निकालेंगे। सिंपल सा तरीका हो गया। कितना आ गया, 4 आंसर। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे अलग क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको आई थिंक कहीं देखने को पता नहीं कहाँ मिले ना मिले, लेकिन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। देखिए क्या है,
एक सीरीज़ गिवन है हमें 1+4+7 अप टू x तक, और वो इसका सम दे रखा है हमें 287, और यहाँ से हमें इसको सोल्व करना है किसके लिए, x के लिए। x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि लास्ट में जो x है वो क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कई डिफ़िकल्टी क्या आने वाली है देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो a है वो तो कितना है, 1 है। d है वो कितना है, 4-1 यानी कि 3 के इक्वल है। अब बिना हम नंबर ऑफ टर्म्स के टोटल कितने टर्म हैं, हम एस एन का जो फॉर्मूला है वो भी नहीं लेकर चल सकते भाई। एस एन हम अगर 287 लेकर चलेंगे तो आप यहाँ नोटिस करोगे, देखिए n/2 और a+l वाला ही पैटर्न लगा लेते हैं जब हमें दोनों टर्म पता ही हैं तो, है ना, = 287। क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं बिना n के? नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस x को ही nth टर्म लेकर चलते हैं और वहाँ से उसकी पोजीशन पता करते हैं, n निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, a+n-1d = x। a कितना है 1, n-1 और d कितना है 3, ब्रैकेट ओपन कर दें, 1 + 3n-3 = x। तो देखिए 3n किसके इक्वल आ गया, 1 - 3 -2 -2 उस तरफ जाकर +2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, x + 2/3 के इक्वल आ गई, है ना। अब हम इस n की वैल्यू को फ्रॉम 1 से यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जो कि कितनी आ गई, x + 2/3 और 1 + x। अब आप सोचेंगे नीचे वाला 2 कहाँ गया, इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ मल्टीप्लाई में, तो 7 दूनी 14, 1 8 16 17 और ये 574 आ गया, है ना। और यहाँ हमने कहाँ से वैल्यू यूज़ की, फ्रॉम 1 से वैल्यू यूज़ की है। अब हम ऐसा करते हैं, 3 को तो मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ मल्टीप्लाई में, और ऊपर x + 2 और x + 1 की जो ब्रैकेट है उनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो x + x² फिर 2 + 2x, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 12, 7 × 21 और 1 22, 2 15 17, ये आ गया, है ना। तो अब ऐसा करते हैं, देखिए x² x और 2x 3x, 22 को हम इस तरफ लाएं तो माइनस होगा 2 में से, तो ये बन गया 17 20। मैं 12 22 बोल गया था, 17 22 होना था वो, है ना। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर के लिए हमें 1 और 1720 इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके फैक्टर्स देखते हैं, 5 से कर लें, 5 × 15 5 × 20, फिर से 4, और तो ये किससे जा रहा है, नहीं जाता नज़र आ रहा, 2 × 14, 2 2 16, एक सेकंड मैंने कुछ गड़बड़ की क्या, लग रहा है। एक बार दोबारा चेक करते हैं, पहले 5 से चेक करते हैं, 5 × 15 16 17 5 20, फिर से 20, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 2 × 14 दूनी 4, फिर 2, ठीक है। अब ये कितने में आ रहा है, 2 × 16 2 × 12, 2 से ही करते हैं, 2 × 4 2 × 6 43। अब 43 तो एक प्राइम नंबर होता है, तो इसी को देखते हैं, 5 दूनी 10 20 और 40। अरे वाह, देखिए हो गई हमारे पास, क्या आ गए फैक्टर्स, एक तो 43x और एक 40x, है ना। अब हमें यहाँ से इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x कॉमन लें तो x + 43 और माइनस का 40 कॉमन लें तो x + 43 ही आने वाला है, क्योंकि इनके मल्टीपल से ही वो बना हुआ है ना। तो दो फैक्टर क्या क्या बन गए, x + 43 एंड x - 40। तो यहाँ से हमारे पास x के दो रिजल्ट आ रहे हैं, -43 एंड 40। अब एक चीज़ को नोटिस करो, देखो ये जो हमारे पास जो एपी की हेल्प से जो सीरीज़ बनाई है, ये एक इंक्रीजिंग टाइप की है। पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर कुछ हमारे पास 3 का गैप जा रहा है, 10 जा रहा है, यानी कि जो x है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ से जो माइनस का 43 है वो तो हो गया कैंसिल, और हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई +40। तो था ना काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो आई होप आपको आज की जो सीरीज़ है क्वेश्चंस की ये पसंद आई होगी। सो अपना जो क्वेश्चन सॉरी, अपने जो भी आपके डाउट होते हैं या कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।